हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड नॉलेज बिस्ट आप सभी का फिर से स्वागत करता है। देखिए, यदि आप वही करते हैं जिसे आप आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता है। इसलिए लाइफ में चेंज, परिवर्तन ज़रूरी है। इस कोविड-19 घड़ी की घड़ी में आप सब लोग घर पे रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। देखिए, हम लोगों ने आपके साथ एक उत्तराखंड इतिहास में चंद वंश स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम बाज बहादुर चंद को देखेंगे। इससे पहले आप मेरे साथ बाज बहादुर चंद से पहले लक्ष्मी चंद पढ़ चुके हैं, और जो ये बाज बहादुर चंद होगा आपका लक्ष्मी चंद का पुत्र आपका नीला गोसाई का पुत्र होगा दोस्तों, ठीक है। और ये शासक बहुत इम्पोर्टेंट शासक होगा, क्योंकि ये आपका 50वें नंबर का शासक भी है। और चंद डायनेस्टी इस बाज बहादुर चंद के काल में काफ़ी फलता फूलता है, राज्य का विस्तार बहुत होता है मित्रों। तो आप ध्यान से इस एपिसोड को सुनिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डाउट को लिख करके भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चंदवंश का 50वें नंबर का शासक बाज बहादुर चंद, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें, यह 50वें नंबर के शासक थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आयोग ने पूछा भी है। और अगर इनका कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1638 से 1678 में आपका बाज बहादुर चंद का कार्यकाल मिलेगा, ठीक है। 1638 में बाज बहादुर चंद आपका गद्दी पर बैठता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बाज बहादुर चंद के समय चंद साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि चंद वंश का विस्तार किसके टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, बाज बहादुर चंद के समय में। और दूसरा, ये सवाल भी पूछा है आयोग ने कि जो बाज बहादुर चंद था, इसका प्रारंभिक नाम क्या था। इसका प्रारंभिक नाम आपका बाजा था। अगर बाजा था तो आखिर बहादुर की उपाधि किसने दी इसको, कि आप क्या कहलाए, बाज बहादुर कैसे कहलाए। देखिए, इसकी उपाधि इसे शाहजहां ने दी थी। मुगल साम्राज्य का एक महान शासक शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी थी। अब देखेंगे बहादुर की उपाधि दी तो क्यों दी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिटेल देखते हैं कि बाज बहादुर शाह का समकालीन था। जो शाहजहां था आपका, या शाहजहां, बाज बहादुर चंद किसके समकालीन था, शाहजहां का समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाज बहादुर चंद किसका समकालीन था, शाहजहां, ठीक है। इसके समय तराई भाबर के क्षेत्र में कटेहर हिंदू राजाओं का प्रवाह काफ़ी बढ़ गया था। जो आपका कटाई भाबर माल क्षेत्र था ना, जहाँ से आपको 84 लाख परगना या आपका बहुत राजस्व, काफ़ी इनकम आता था, वहाँ कटेहरों हिंदुओं का काफ़ी बढ़ गया था, जो आए दिन वहाँ क्या मचाते थे, लूट पार करते थे। अब देखिएगा, 1627 और 1628 में जब शाहजहां शासक बनाया गया था, शाहजहां को, उसने सभी भारतीयों शासकों को यह निर्देश दिया। जब आपका शाहजहां आपका 27-28 में क्या गद्दी पर बैठता है, तो उस टाइम पर एक फरमान जारी कर गया था कि सभी भारतीय शासकों को यह निर्देश दिया गया था कि आप शाहजहां के राजभवन में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है, उपस्थित होंगे। लेकिन इसमें गढ़वाल का शासक महपति शाह सम्मिलित नहीं हुआ था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब शाहजहां आपका गद्दी पर बैठा था, उस पर एक फरमान जारी किया गया था, और वहां पर वह कौन सा शासक था जो आपका कहानी आपका राजभवन में उपस्थित नहीं हुआ था, वो आपका गढ़वाल का शासक महपति शाह नहीं हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग पूछ सकता है इसको। इसी के समय, अब इस समय देखिए शाहजहां ने क्या किया, जब आपका इस समय अब वो तो उपस्थित नहीं हुआ, इसने क्या सोचा, ये मेरे से क्या हो गया, अपने आप को क्या समझने लग गया, काफ़ी विध्वंसक यानी काफ़ी मजबूत राजा समझने लग गया। इसने क्या कर लिया, गढ़वाल विजय अभियान शुरू कर दिया शाहजहां ने, ठीक है। और साथ ही साथ महपति शाह को एक नाम से भी संबोधित किया गया, संबोधित।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभुज दंड प्रचंड नाम से जाना जाता है महपति शाह को। हम भले ही पंवार राजवंश में इसको देखेंगे महपति शाह कौन था क्या था, बस आप अभी इतना याद रखिए यहाँ पर कि महाभुजन दंड प्रचंड नाम से किसे संबोधित किया गया है, महपति शाह को। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा 1635 ईस्वी में महपति शाह की मृत्यु के बाद। अब देखिएगा 1635 में महपति शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, गढ़वाल पर आक्रमण किया, तब गढ़वाल शासक। अब 1635 में फिर से आपका शाहजहां गढ़वाल पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और उस टाइम पीरियड पर आपका गढ़वाल का शासक जो होता है वो होता है पृथ्वीपति शाह। अब उस टाइम पर वह पृथ्वीपति शाह क्या होता है, अल्पायु की होती है, इसीलिए पृथ्वीपति शाह का संरक्षिका किसे बनाया जाता है, रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की क्या होती है, आपकी संरक्षिका होती है। ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलेगा हमारा। 1654 ईस्वी में शाहजहां ने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण किया। देखिएगा कब आक्रमण किया शाहजहां ने फिर से, 1654 ईस्वी में। इस युद्ध में, किस युद्ध में, 1654 वाले युद्ध में शाहजहां का जो शाहजहां की मदद की थी, उसमें आपका मदद किसी और ने, कोई और ने नहीं, जिस शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाज बहादुर चंद ने इसकी क्या की थी, मदद की थी। इसी युद्ध के बाद बाजा को बहादुर की उपाधि दी गई थी। देखिएगा मैंने कहा ना बाज बहादुर चंद का प्रारंभिक नाम क्या था, बाजा। और इसी युद्ध में आपका बाज बहादुर चंद ने आपकी मदद की थी, इसलिए आपने इसको किस नाम से संबोधित किया, बहादुर नाम से संबोधित किया या बहादुर की उपाधि से संबोधित किया। इसीलिए बाजा को किस किस नाम से भी जाना जाता है, अब बाज बहादुर चंद से नाम से यहाँ से जाना जाता है। अब देखिएगा घोड़ाखाल नैनीताल गोलू देवता मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने ही की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घोड़ाखाल स्थित जो गोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आखिर बाज बहादुर के समय में कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। बाज बहादुर चंद को इसी युद्ध में, कौन से युद्ध में, 54 वाले युद्ध में मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां ने मदद की थी। जो 54 में शाहजहां की मदद बाज बहादुर चंद ने, इसमें आपका मुरादाबाद के रुस्तम खां ने भी इसकी क्या की थी, मदद की थी। और तब से बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार कहा गया था। देखिए बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार कब से कहा गया, जब आपका शाहजहां की मदद की थी। इसी के बाद बाज बहादुर चंद के समय रुस्तम खान ने तराई क्षेत्र पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक हो गया। अब देखिएगा इस बाज बहादुर टाइम, इस चंद के काल में मुगल साम्राज्य में काफ़ी उथल पुथल होती है। जब आपका शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के लिए क्या हो जाता है, युद्ध होती है। क्या होती है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होती है। और शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र, 4 पुत्र। और ये चारों पुत्रों के नाम आपको याद रखने हैं, दारा शिको, शाहजहां, औरंगजेब और मुराद। कौन कौन से, एक तो मैंने कहा आपका दारा शिको, दूसरा आपका शाहजहां, तीसरा आपका औरंगजेब, चौथा आपका मुराद। इनमें क्या होता है, आपसी मतभेद हो जाता है कि मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि सामूगढ़ का युद्ध होता है उत्तराधिकारी के लिए। अब सामूगढ़ का युद्ध कब होता है, आयोग ने बहुत बार पूछ रखा है ये सामूगढ़ का युद्ध। पहली बात तो सामूगढ़ का युद्ध आपका आगरा में होता है। तीसरी पॉइंट, इसमें ये युद्ध जब होता है 1658 ईस्वी में होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सामूगढ़ का युद्ध कब होता है, 1658 आगरा में। और किस किस के बीच होता है, देखिएगा दारा शिको और औरंगजेब के बीच होता है। किस किस के बीच, दारा शिको और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। इसमें ये दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। और इसमें जो विन कर जाता है इस युद्ध को, औरंगजेब युद्ध को विन कर जाता है। और आपका जैसे औरंगजेब विन कर जाता है तो मुगल साम्राज्य में आपका अधिकार, औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक हो गया। अब देखिएगा जब सामूगढ़ की युद्ध होती है तो इस युद्ध के दौरान दारा शिको का पुत्र, जो दारा शिको का पुत्र होता है सुलेमान शिको,
भाग करके बाज बहादुर चंद के पास आया था। देखिए जब युद्ध होता है उसका एक पुत्र होता है सुलेमान सिको, ये भाग करके कुमाऊं की ओर आता है। कहाँ आता है? कुमाऊं की ओर आता है। लेकिन बाज बहादुर चंद ने शरण नहीं दी थी। क्यों नहीं दी होगी? क्योंकि चंद वंश का संबंध आपका मुगल साम्राज्य से क्या है, काफ़ी मधुर संबंध थे पहले से ही। अब उसने सोचा कि मुझे तो कुमाऊं में शरण मिलेगा, लेकिन अब देखिए क्योंकि युद्ध में कौन जीता है? आपका औरंगजेब युद्ध जीता है। अब देखिए अगर ये औरंगजेब अगर दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को शरण देता तो ये मुगल साम्राज्य से क्या ले रहा था? सीधे सीधे क्या ले रहा है? टक्कर ले रहा है। इसलिए दारा सिकोह के पुत्र को इसने क्या नहीं दिया? शरण नहीं दिया। और आपका और इसीलिए औरंगजेब के खिलाफ इसने क्या नहीं ली? दुश्मनी मोल नहीं ली। सुलेमान शिको को शरण किसने दिया? अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 4 के 4 प्रश्न जो ये ऊपर से निकल करके आ रहे हैं। सुलेमान शिको को शरण आपका किसी और ने नहीं, पंवार वंश का शासक पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयुक्त ने बहुत बार पूछा है सुलेमान शिको कौन था करके भी, और किसने शरण दी थी, कहाँ भाग करके आया था। देखिए दोस्त साथ ही साथ हमारा एक दूसरी सीरीज भी आ रही है कि उत्तराखंड इतिहास टॉपिक वाइज हमारा एमसीक्यूज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए। सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, उसमें अपने आप को परखो कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। मज़े है उसमें। हम टाइपिंग हमारे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद देखिएगा कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला कोई और नहीं, चंद शासक बाज बहादुर चंद ही था जिसने कुमाऊं पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। और ये जजिया कर किसी और से प्रभावित होकर के नहीं, उसने औरंगजेब से प्रभावित होकर के क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं पर नमक कर लगाया था। क्या लगाया था? कुमाऊं में नमक कर लगाया था। और पर्वत गुसाई नामक राजदूत को औरंगजेब ने बाज बहादुर के दरबार में भी भेजा था। पर्वत गुसाई नामक जो राजदूत था उसको औरंगजेब ने कहाँ भेजा था? बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1699 ईस्वी में बाज बहादुर ने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखने इसमें, सॉरी दोस्तों ये 1699 नहीं 1669 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 1669 होना चाहिए था। इसमें 1669 में आपका बाज बहादुर चंद ने सौर की यात्रा की थी। अब आपको पता है सौर किसे बोलते हैं? पिथौरागढ़ को। अब सौर को खड़ायत परगना भी कहा गया था। सौर को क्या भी कहा जाता था प्राचीन काल में? खड़ायत परगना। सौर स्थित उर्ग नामक गांव, पिथौरागढ़ में एक गांव है उर्ग नामक गांव को भारती चंद ने, जो आपका क्या चंद वंश का पहले पूर्वज शासक महान शासक भारती चंद ने उर्ग नामक गांव सदानंद जोशी को पूर्व में ही दान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदानंद जोशी को किसने उर्ग नामक गांव दान में दिया था? भारती चंद ने दिया था। ठीक है, परंतु आप बहादुर चंद जब आप 69 में यात्रा करने के लिए आते हैं, रत्नचंद जोशी को उर्ग के बदले तल्ला रियासी में 1 जूला जमीन क्या देते हैं? दान में देते हैं। क्या देते हैं? दान में 1 जूला जमीन तल्ला रियासी में क्या देते हैं? दान में देते हैं। और सदानंद जोशी को लटोला राठ ब्राह्मण भी कहा गया है ताम्रपत्र में। काफ़ी इम्पोर्टेंट, सदानंद जोशी को ताम्रपत्र में क्या भी कहा गया है? लटोला राठ। अब देखिए लटोला राठ गंगोली गांव में निवास करते थे उन दिनों। कहाँ करते थे? गंगोली गांव में क्या करते थे? निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाज बहादुर चंद काफ़ी लंबा भी है, 50वें नंबर का शासक, याद है ना। बाज बहादुर चंद ने भूटिया तथा तिब्बतियों से सिरती नामक कर वसूला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों। बाज बहादुर चंद ने जो भूटिया जाति थी और तिब्बतियों से सिरती नामक कर वसूला था। किसने सिरती नामक कर वसूला था? बाज बहादुर चंद ने। वो भी किसके रूप में? नकद के रूप में लिया जाता था ये सिरती नामक कर। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को, जो बाज बहादुर चंद का राजभवन था,
उसने अपने दरबार को मुगल साम्राज्य के दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि चंद राजवंश में वह कौन सा शासक था जिसने अपने राज दरबार को मुगल साम्राज्य के अनुरूप बनाने की कोशिश की थी। बाज बहादुर चंद ने अपने मुगल साम्राज्य के अनुरूप बनाने की कोशिश की, इसीलिए उसने कुछ पद को भी निरूपित किया। जैसे पानी भरने वालों को उसने क्या कहा? पनेरू कहा। फल लाने वाले को उसने कहा फुलेरिया कहा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है यूके ट्रिपल एससी में। मंदिरों की रक्षा करने वालों को उसने मटपाल कहा। हर हर की आवाज कर राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला कहा। ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पानी भरने वालों को पनेरू कहा, फल लाने वालों को फुलेरिया कहा, मंदिरों की रक्षा करने वालों को मटपाल कहा, हर हर की आवाज कर राज परिवारों को जगाने वाले को उसने क्या कहा? हरबोला कहा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसने क्या किया? थल स्थित एक हथिया देवालय का निर्माण किया। क्या किया? एक हथिया देवालय का निर्माण किसने किया? बाज बहादुर चंद ने किया था। और ये कहाँ है? थल। और थल कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में। जबकि थल स्थित शिव मंदिर का निर्माण, एक हथिया देवालय है थल में, और एक है आपका थल में एक शिव मंदिर। जो आपका शिव मंदिर था वो रुद्रचंद ने क्या किया था? स्थापना की थी। और एक हथिया देवालय जो बनाया था आपका बाज बहादुर चंद ने, और इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की जैसी है। किसकी जैसी? एलोरा की कैलाश मंदिर की जैसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा की कैलाश मंदिर की जैसी बनावट किसकी है? एक हथिया देवालय की, जो आपका थल स्थित पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इस बीबीसी मतलब बाज बहादुर चंद, बीबीसी बाज बहादुर चंद के कुछ अन्य संघर्ष भी हुए हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ बारी बारी की तरफ से कौन से इसके अन्य संघर्ष हुए हैं। देखिए, इसने तिब्बत अभियान भी किया था, इसलिए इसने तिब्बत पर क्या किया था? भोटे और तिब्बतों पर सिरती नामक कर भी क्या किया था? लगाया था। और यहाँ पर उसने क्या किया? हुनियों का दमन किया था। गढ़वाल के साथ इसने निरंतर युद्ध की नीति जारी रखी थी। नेक्स्ट, कत्यूरी सल्ट में मनीला किले पर आक्रमण कर उसे नष्ट किया। कत्यूरी कहाँ निवास करते थे? अल्मोड़ा और बागेश्वर के कौन सी घाटी में? कत्यूर घाटी में। अब वहाँ पे स्थित क्या एक मनीला किले पर इसने क्या किया? इसको आक्रमण किया और विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि बाज बहादुर चंद ने 1674 में ब्यास घाटी को भी चंद वंश में शामिल किया था। मैंने कहा था ना आपका, बाज बहादुर चंद ने चंद वंश का विस्तार काफ़ी ज़्यादा किया था। बाज बहादुर चंद ने इसको जीत कर एक बार ये गढ़वाल पर भी क्या करता है? आक्रमण करता है। वहाँ से ये बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया था और उसे अल्मोड़ा में स्थापित नंदा देवी में क्या किया? स्थापित किया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इस पर सवाल बना भी है। बाज बहादुर चंद पर एक कहावत है। बाज बहादुर चंद के लिए अंतिम दिनों में, जो आप उसके अंतिम क्षण आए थे, उस टाइम एक कहावत कहा गया है इस पर, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। समझ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति का कहावत कहा गया है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा चंबर। ये जब शाहजहां से मिलने दिल्ली दरबार जाता है तो कुछ चीज़ें लेकर जाता है। चंबर, कस्तूरी, निर्विसी, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली दरबार जाते हैं। ये भी आयोग ने पूछा है कि दिल्ली दरबार निम्न में से कौन सा शासक गया था? ज्ञानचंद भी गया था, गरुड़ ज्ञानचंद भी गया था, लेकिन ये चीज़ें लेकर के, वो कुछ और चीज़ें लेकर के गया था। ये आपका चंबर, कस्तूरी, निर्विसी, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर दिल्ली दरबार जाता है। और इसने बहुत अच्छा काम किया था कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए। आज भी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं, कुमाऊं मंडल इसका क्या करता है? आयोजन करवाता है। और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय भी, साथ आईटीबी भी, ये सब मिल करके। नेक्स्ट इसमें जो होगा आपका, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वालों के लिए भोजन, वस्त्र और स्थान की व्यवस्था की थी इसने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसीलिए इसने 5 गांव की माल गुलजारी, जो आपका 5 गांव से संबंधित जितने भी राजस्व आते थे,
इसने सब इसको क्या कर दी थी, मुकर्रर कर दी थी। इसमें ये सब जितने भी राजस्व आएंगे इन सब में खर्च हो जाएंगे, इसने ऐसा कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा, इस समय पर आपका ठीक इस समय पर भूप सिंह गोलार ने कत्यूरियों को रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान इनकी मृत्यु मानी जाती है। ये पॉइंट आपको नेक्स्ट तीलू रौतले पर मिलेगी। कुल मिलाकर के बाज बहादुर चंद में आपको इतना ही पढ़ना है। कौन था, क्या था, इस तरीके से आपको इसने अंतिम क्षण में क्या किया, मानसरोवर यात्रा जाने के लिए भोजन, वस्त्र, स्थान की आदि की व्यवस्था के लिए 5 गांव की जो भी राजस्व आता उसको क्या किया, इसने दान किया था। इसके बाद आप लोग मेरे साथ जो पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे तीलू रौतेली, जिसे तिलोत्तमा या गढ़वाल की क्या भी कहा गया है, झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। और अगर आपको चैनल पर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।